नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि हिंदी में जब आप थर्ड सेमेस्टर में होते हैं बीए में और हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट होता है, तो उसमें आपको हिंदी गद्य के बारे में जानना होता है, पढ़ना होता है। हिंदी गद्य जैसे कि हिंदी कहानी क्या है, निबंध, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, रेखा चित्र, ऐसे तमाम प्रकार के जो नवीनतम गद्य विधाएं हैं, साक्षात्कार, भेंटवार्ता जिसको कहते हैं, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार की यात्रा वृत्तांत वगैरह हो गई। इन सभी के बारे में आपको, जीवनी, आत्मकथा, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होता है। एक आध दो मतलब एक एक चीजें सब संकलित होती हैं, तो वो उन्हीं सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। और बहुत ही बारीकी के साथ चीजें बताऊंगा कि जो पिछले कई वर्षों में प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, उनके आधार पर ये मॉडल पेपर आपके समझ में रखूंगा। मॉडल पेपर मैराथन क्लास होगी, जिसके माध्यम से आप सबको जानेंगे। 2026, 27, 28 सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर की श्रृंखला है। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ठीक है, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर में हिंदी गद्य में आपको कौन कौन से प्रश्नों का सामना अब की बार करना पड़ेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। यशपाल की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। यशपाल जो कि एक कहानीकार हैं, एक उपन्यासकार हैं। झूठा सच जैसा उपन्यास इन्होंने लिखा, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सिलेबस में एमए के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। झूठा सच जो उपन्यास है, विभाजन की त्रासदी को दर्शाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब बंटवारा हुआ था, उस दौरान उसी परिस्थिति या उसी पृष्ठभूमि में लिखा गया एक उपन्यास है। झूठा सच जो उपन्यास है बड़ा फेमस है, और उसी उपन्यास से इनको काफी ख्याति मिली है यशपाल साहब को। तो इनकी कई सारी रचनाएं हैं। इन्होंने व्यंग्यात्मक प्रहार किया है पुराने रीति रिवाजों पर, पुरानी परंपराओं पर। इन सभी पर इन्होंने एक क्या किया है, विरोध का, या आप कह सकते हैं व्यंग किया है उनको, उनके बारे में कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कटु आलोचना की है। ठीक है, यशपाल जी प्रमुख कृतियां, यशपाल जी की अगर बात की जाए तो जैसे कहानी संग्रहों की बात की जाए, तो जैसे फूलों का कोर्ता नाम का कहानी संग्रह इनका बड़ा फेमस है। कहानी संग्रह का मतलब होता है जिसमें कई सारी कहानियां संकलित हों, उसी को कहानी संग्रह कहा जाता है। और उसकी जो सबसे चर्चित कहानी होती है, उसी चर्चित कहानी का नाम उस पुस्तक को दे दिया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे तमाम सारी पुस्तकें हैं, जैसे आप देखते हैं तमाम प्रकार की कविताएं, तमाम प्रकार की जो, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की हो गई या निराला जी की हो गई, जैसे अनामिका नाम से। अब मैं आपको एक ग्रंथ दिखाता हूँ किस तरीके से कविताओं का प्रकाशन, या कविताओं की मैं बात कर रहा था। जैसे अनामिका एक पुस्तक चलती है। अनामिका पुस्तक को के लेखक कौन है? निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका एक पुस्तक है। ठीक है, अब देखिए इस पुस्तक की अगर बात करें बेटा, तो ये पुस्तक जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी। तो क्या अनामिका ही इसमें एक कविता शामिल है? अनामिका के अलावा इसमें बहुत सारी कविताएं शामिल है। जैसे अगर आप देखना चाहें, यहाँ पर देखें पूरा, जैसे संतप्त, चुंबन, अनुताप, तट पर, ज्येष्ठ, कहाँ देश, दिल्ली, क्षमा प्रार्थना, तमाम प्रकार की जो है इसमें बीड़ा वादनी। अब बीड़ा वादनी आपके पाठ्यक्रम में फर्स्ट सेमेस्टर में संकलित कविता, अब ये इसी पुस्तक की कविता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कविता इसमें, जैसे गाता हूँ गीत में, तमाम सारी कविताएं इसमें है। अब प्रेयसी पहली कविता है। ऐसे ही में तमाम प्रकार की कहानियां जो हैं उसमें शामिल करी जाती है एक पुस्तक में। जैसे एक पुस्तक कहानी की आ गई इस पुस्तक में, जैसे ये पुस्तक का नाम क्या है? जैसे पुस्तक का नाम है फूलों का कुर्ता, तो ऐसे अनामिका इस पुस्तक का नाम है। ऐसे एक पुस्तक होगी, अब उसमें जो फूलों का कुर्ता नाम की कहानी है, ये सबसे चर्चित कहानी, सबसे प्रसिद्ध कहानी है। इसीलिए इसी कहानी के नाम पर पूरे की पूरी कहानियों का जो संग्रह है, तमाम 4-5 कहानी, 10 कहानी का एक पुस्तक बना देते हैं, और ये ताकि पुस्तक प्रकाशित हो। एक कहानी अलग से प्रकाशित नहीं होती है, कहानी संग्रहों में एक पुस्तक के माध्यम से प्रकाशित होती है। बात आप ध्यान रखेंगे। आज आप समझ गए कि कहानी संग्रह क्या होते हैं। और कहानी आपसे पूछा था कि कहानी संग्रहों के नाम लिखे, तो आप कभी कभी कहानियों के नाम लिख देते हैं, वो सही नहीं होता है। क्लियर? तो फूलों का कुर्ता, पिंजड़े की उड़ान, उत्तमी की मां, तर्क का तूफान, भस्मावृत, मेरा चेहरा रोवीला है, बीबी जी कहती हैं अभिशप्त, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, चिंगारी, ऐसे तमाम प्रकार के कहानी संग्रहों को लिखने वाले विद्वान यशपाल जो आधुनिक कथाकारों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनकी कहानियों की बात की तो अलग से जो कहानी लिखी जो बड़ी फेमस है, जैसे कि पर्दा कहानी। पर्दा कहानी आपके पाठ्यक्रम में झूठी शान शौकत को लेकर के चौधरी पीर बख्श से रिलेटेड है।
उनके शान और शौकत का जो है उसकी रक्षा वही पर्दा करता है, और उसकी जब जब पर्दा हटता है लास्ट में, तब उसकी पूरी इज्जत जो होती है वो सामने आ जाती है, पूरी जो वास्तविकता होती है वो जनता के समक्ष आ जाती है। ये ऐसे वर्ग की कहानी है जो कि पहले तो बहुत अमीर हुआ करते थे, और अब वो ना गरीबी में रह सकते हैं ना वो अमीर बने रह सकते हैं। बीच की कहानी है और एक जबरदस्त कहानी है। तो झूठी शान शौकत को दिखाने वाला पर्दा लास्ट में हट जाता है। तो ये कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये यशपाल की है, इसीलिए यशपाल से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। समय कहानी, चार आने, करम फल, फूल की चोरी, मकरील, पांव तले की डाल, वर्दी, धर्मयुद्ध, सच बोलने की भूल, ये सब इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं जिन पर इनको ख्याति मिली। इसके अलावा उपन्यास भी लिखा, जैसे कि देशद्रोही उपन्यास लिखा, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, दिव्या, तेरी मेरी उसकी बात, झूठा सच, ये सारे उपन्यास इन्होंने लिखे। यात्रा वृत्तांतों की अगर बात की जाए, यात्रा वृत्तांत की अगर बात की तो लोहे की दीवार के दोनों ओर, राह बीती, ये सब इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखी। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत के अलावा निबंध भी छुटपुट लिखे, लेकिन निबंध में इनको ख्याति नहीं मिली, ना ही संस्मरण में। निबंध, संस्मरण आदि साहित्यिक विधाओं की भी इन्होंने अपनी लेखनी से श्रीवृद्धि करी, यानी कि उसमें बढ़ोतरी करी। बहरहाल ये उतने ज्यादा प्रबल मात्रा में नहीं उसमें सफल हो पाए जितने हिंदी की कहानियों में और निबंध उपन्यासों में सफल है। अगला प्रश्न, पर्दा कहानी का सारांश लिखिए। पर्दा कहानी की अगर बात की है तो ये झूठा सच के लेखक, उपन्यास के लेखक यशपाल की कहानी है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। यशपाल की कहानी पर्दा दरअसल मध्यम वर्गीय समाज की विडंबनाओं की कहानी है। जिन लोगों की सारी कोशिश हमेशा अमीर बनने की होती है, जो खुद से रईस लोगों की दिनचर्या का पालन करते हैं, यानी बनते रईस हैं लेकिन वो वास्तव में रईस होते नहीं हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है, अपनी जो उनकी जो गुर्बत होती है उसको छिपाने का प्रयास लगातार करते रहते हैं, ऐसे लोगों की कहानी है ये पर्दा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पर्दा कहानी की बात की तो यशपाल ने इस कहानी को लिखा है और बड़ी जबरदस्त कहानी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब दिख रहा होगा और स्पष्ट आपको। वे ना तो अमीर की श्रेणी में आ पाते हैं ऐसे लोग, और ना ही गरीब की तरह अपनी जीविका को या गरीबी को अपने स्वीकार कर पाते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र यो तो पर्दा ही है, जो एक घर की लाज बनाने की कोशिश अपने अंतिम रेशे तक करता है, अपने अंतिम धागे तक करता है। पर चूंकि यह पर्दा चौधरी पीर बख्श के मकान पर टंगा था, तो सारा किस्सा चौधरी पीर बख्श के ही इर्द गिर्द घूमता रहा, और मेन किरदार में चौधरी पीर बख्श ही है। लेकिन पर्दा जो शीर्षक रखा गया इस कहानी का, वो इसलिए रखा गया क्योंकि उसी पर्दे के इर्द गिर्द की पूरी कहानी है। और पर्दा किसके घर में लगा है? चौधरी पीर बख्श के घर में लगा है। पर चूंकि वह पर्दा चौधरी पीर बख्श के मकान पर टंगा था, तो सारा किस्सा उन्हीं के सहारे चलता है। कहानी के अंत में ये पर्दा हट चुका था, सबको उनके घर का हाल पता चल चुका था। सारी जनता जो गांव की सब इकट्ठा थी, उनके घर के हालात के बारे में पता चल चुका था कि चौधरी पीर बख्श की वास्तविक सच्चाई क्या है। आगे देखें, छोटे क्वेश्चंस कुछ आपके यहां से बन सकते हैं। जैसे पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो पर्दा कहानी के लेखक है यशपाल। यशपाल का जन्म कब और कहां हुआ था? यशपाल का जन्म हुआ था 1903 ईस्वी में, पंजाब प्रांत के फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म हुआ था। यशपाल का निधन कब हुआ, यानी मृत्यु 26 दिसंबर की डेट को 1976 में यशपाल जी का निधन हो जाता है। यशपाल के कहानी संग्रहों के नाम लिखे, जैसे कि अब मैंने आपको शुरुआत में बताया, फूलों का कुर्ता, पिंजड़े की उड़ान, उत्तमी की मां, और नाना प्रकार के ऐसी कहानी संग्रहों को उन्होंने लिखा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, ये भी प्रश्न आप देख ही लीजिए। ललित निबंधकार के रूप में, ललित निबंधकार, जैसे कि ललित निबंधकार के रूप में कुबेरनाथ राय का मूल्यांकन कीजिए। ललित निबंधकारों में सबसे पहला नाम आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, दूसरा नाम आता है विद्यानिवास मिश्र जी का, और तीसरा नाम आता है कुबेरनाथ राय जी का। तीनों एक ललित निबंधकार हैं। ठीक है, आइए चर्चा करें। ललित निबंध के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा जी की परंपरा के कलाकार कुबेरनाथ राय हैं। ललित निबंधकारों में इनका स्थान महत्वपूर्ण रहा है कुबेरनाथ राय का। कुबेरनाथ राय जी बहुमुखी प्रतिभा, यानी कि चौतरफा इनकी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, हर क्षेत्र में जानकारी रखते थे।
ऐसे कलाकार हैं जो चौमुखी हैं। आपका पांडित्य सराहनीय है, यानी कि आपका पांडित्य मतलब कि कुबेरनाथ राय जी का ज्ञान बहुत ही उच्च कोटि का था और सराहनीय है। प्राचीन भाषा, साहित्य, संस्कृति और अन्य विषयों के आसपास मतलब आप सफल अध्येता रहे हैं, यानी कि ये संस्कृत, साहित्य, भाषा और प्राचीन चीजों पर काफी कुछ लिखा है। निबंधकार की भाषा गंभीर है, परिष्कृत है, सुरुचिपूर्ण है, चिंतन परक है, आत्मव्यंजक और संस्कृत निष्ठ शब्दावलियों का प्रयोग है। यानी भाषा एकदम से गंभीर भाषा का प्रयोग करते हैं। एक ऐसी भाषा जो कि एकदम शुद्ध है, सपाट है, सरल भाषा तो नहीं है, लेकिन हाँ सुरुचिपूर्ण भाषा जरूर है। इसके अलावा चिंतन परक भाषा, जिस ऐसी भाषा का प्रयोग जिस पर सोचने पर व्यक्ति, विद्वान से विद्वान व्यक्ति इनके शब्दों को पर सोचने पर मजबूर हो जाता है। आत्मव्यंजक भाषा है और संस्कृत निष्ठ यानी कि तत्सम शब्दावलियों की प्रयोग ज्यादा की है। भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ विदेशी एवं देशज शब्दों की छटा भी दर्शनीय है, जो भावों और विचारों में परिवर्तित होती चलती है। लेखक की भाषा विशेषताएं निम्नलिखित के रूप में लक्षित की जा सकती हैं, जैसे कि विदेशी भाषाओं के साथ ही साथ लेखक की संस्कृत में भी अद्भुत गति है। वही कारण है कि इनके निबंधों में संस्कृत के शब्द सहज रूप में ही प्रयुक्त होते चलते हैं। उदाहरण के लिए कुछ शब्दों को देखा जा सकता है, जैसे कि विरक्ति शब्द, संवेदन, निःशेष, क्षण प्रतिक्षण, अभ्यंतर, अश्रुसिक्त, अक्षय, अदृश्य, सुधा, अरण्य, बेहत्तर, त्राहि त्राहि, दीप्ति, विपुल, सरासन, निसर्ग, श्री, क्रूर, निष्ठुर, सृष्टि, कर्दम, आरक्त, उत्स, भवतु, महत, प्रज्ञा, निर्वैयक्तिक, दत्त, तमसा, निशीथ, माहोच्चार, ऐसे तमाम प्रकार के संस्कृत के तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते, बिल्कुल भी नहीं चूकते। कौन? कुबेरनाथ राय जी। निबंधकार प्रायः कठिन शब्दावलियों का प्रयोग ही करते हैं, क्योंकि निबंध जो लिखा जाता है वो विद्वानों के लिए लिखा जाता है। कहानियां आम जनता के लिए, नाटक आम जनता के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन जो निबंध होता है वो विद्वान गणों के लिए लिखा जाता है। किसी मुद्दे पर जिसको गहरी रिसर्च करनी होती है, निबंध जो होता है बंधन मुक्त होकर के और उसी चीज के इर्द गिर्द घूमना रहता है, जिस जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हो उसको केंद्र में रखकर। कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय जी का जन्म कहां पर हुआ था? जन्म हुआ था आपका गाजीपुर जनपद में। कुबेरनाथ राय जी की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। देखिए, प्रिया नीलकंठी, रस आकेठक, गंध मदान, निषाद बांसुरी, ये सब कुबेरनाथ राय के चर्चित निबंध संग्रह हैं। कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताएं लिखें। देखिए, कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषता यह है कि उनमें लोक संस्कृति के प्रति सहज निष्ठा है। जन जीवन से उनकी निकटता जन संस्कृति के विकास की दिशा में संघर्ष की उन्हें प्रेरणा देती है और वे निबंधों के माध्यम से एक वैचारिक लड़ाई लड़ते दिखाई पड़ते हैं। कुबेरनाथ राय की भाषा के बारे में विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, लेखक राय के पास एक अपनी विशिष्ट पहचान वाली भाषा भी दिखलाई पड़ती है, जिसमें बहुत अधिक प्रभावशीलता तो नहीं है, किंतु जिसकी गंभीरता को सामान्य पाठक सहज ही लक्षित कर सकता है। लोक भाषा के शब्दों और मुहावरों की बहुत अच्छी पकड़ रखते हुए शास्त्रीय भाषा का सौंदर्य उनके निबंधों में देखा जा सकता है। कुबेरनाथ राय की शैली को समझाइए। देखिए, कुबेरनाथ राय की निबंध शैली पर उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप है। एक मिली-जुली, विषय अनुकूल, गतिशील और विविधतापूर्ण शैली उनके निबंधों में दिखाई पड़ती है। वो एक तरफ तो संस्कृत की परिमार्जित शब्दावली, तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुहावरे युक्त भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। लोक भाषाओं के पुट भी उनके रचनाओं में देखने को मिलते हैं, यानी कि समन्वय इनमें आपको देखने को मिलता है, खास करके संस्कृत निष्ठ, तत्सम और तद्भव शब्दावलियों में। लेकिन जो शब्द है वो एकदम से पारिष्कृत है और पूर्ण एकदम से व्याकरणिक संबद्ध तरीके से इन्होंने लिखा है। कौन? कुबेरनाथ राय जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले एक चीज ये जान लीजिएगा कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके लिए पीडीएफ नोट्स की व्यवस्था कर दी गई। 9161936062, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस कर देना है? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस आपके लिए रखी गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे आप इतना व्हाट्सएप पर लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देनी है। ये फीस आप खुद भी जमा करवा सकते हैं और किसी दूसरे से व्यक्ति से भी जमा करवा सकते हैं। आपके घर का कोई चलाता हो, आपके आसपास का कोई चलाता हो,
या कहीं का कोई चलाता हो, कोई दुकान से वगैरह से करवा सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे आप जुड़ेंगे, जैसे आप इतना पेमेंट करेंगे, आपके पास एक जो है आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा पेमेंट का। उसके बाद में आपको लाइव क्लास वाले ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलती रहेगी। ठीक है, जो अभी तक वीडियोस हो चुकी हैं उन वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। साथ ही साथ में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको, सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सभी एक्चुअली में बात क्या है कि इसमें आपको प्रैक्टिस सेट तमाम सारे मिल जाएंगे, और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस सेट, और लिखने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस सेट आपको सभी चीजों की मिल जाएगी। मात्र मात्र कितने रुपए में? केवल 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाइए, मात्र 100 रुपए में सारी चीज आपको मिलेगी, ऑब्जेक्टिव लिखने वाले, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय सब। लेकिन जो बच्चा, अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि केवल एक सब्जेक्ट की, मैं हिंदी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी के साथ आपका संस्कृत, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट है तो आपके लिए जो आपका मेजर, माइनर, को करिकुलर, तीनों सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। को करिकुलर में आपको कुछ भी हो, यानी कि ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, सभी की तैयारी हो जाएगी इसी में। ठीक है, इसी पैसे में, मात्र 100 रुपए में। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं गुरु जी हम 3rd सेमेस्टर भी आप ही से पढ़ना चाहते हैं और 4th सेमेस्टर भी हम आप ही से पढ़ना चाहते हैं, तो क्या हमारे लिए कोई रियायत है या कुछ कमी रखेंगे? जैसे चूंकि 3rd सेमेस्टर की फीस कितनी है, 100 रुपया है, 4th सेमेस्टर की फीस कितनी लगेगी, फिर से 100 रुपए लगेगी। तो ऐसे में 200 रुपए आपकी फीस जो है लग जाएंगे दोनों सेमेस्टर की। लेकिन जो बच्चा एक साथ जुड़ेगा कि 3rd और 4th का एक साथ, उसके लिए मात्र फीस कितनी रुपए है, 150 रुपए है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस 150 रुपए में आप 3rd पूरा पढ़ेंगे और पूरा 4th सेमेस्टर आपका 6 महीने का 4th सेमेस्टर होता है, एक सेमेस्टर के 6 महीने होते हैं, तो उसकी फीस केवल 100 रुपए लगती है। ठीक है, ऐसे में आप 150 रुपए में पूरा 4th का 6 महीने तक पा जाएंगे, यानी कि जून 2026 तक का आपका कोर्स वैलिड हो जाएगा। तो ऐसे में आप ग्रुप से जुड़ेंगे, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलते रहेंगे। आपके लिए फायदेमंद चीजें बता रहा हूँ, ऐसा आपको उचित लगे आप अपने हिसाब से कीजिए। बहरहाल ये इतना जबरदस्त चीजें आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली है। इसमें आपको नोट्स तमाम सारा मिलेगा, अलग अलग टॉपिक्स के नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर में तमाम सारे जो क्वेश्चन से पिछले कई सालों में पूछे गए उन सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। मिलते हैं फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नई कहानी की 4 विशेषताएं लिखें। देखिए, नई कहानी की अगर बात की जाए तो वर्ग संघर्ष से पीड़ित व्यक्ति का मानव का चित्रण किया गया है। ऐसा व्यक्ति जो वर्ग संघर्ष से पीड़ित है, यानी कि सर्वहारा वर्ग और जो आपका धनी वर्ग है, दोनों के बीच में जो द्वंद्व होता है, वैचारिक द्वंद्व हो या फिर किसी भी चीज को लेकर के द्वंद्व हुआ, अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, तो गरीब का शोषण होता जा रहा है। मार्क्सवादी विचारधारा में सारी चीजें समझाई जाती है। वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी थी। तो उसी पर आधारित आप देखते हैं पूरे समाजों में इसका प्रभाव पड़ा और इससे संबंधित तमाम से रचनाएं भी लिखी गई अलग अलग साहित्य में। जो पीड़ित व्यक्ति है वर्ग संघर्ष से, उसका चित्रण किया गया है नई कहानी में। यौन भावना का स्वच्छंद प्रवाह, यानी कि जैसे सेक्स वगैरह के बारे में बिल्कुल खुल करके बातचीत करी गई, इसमें ज्यादा जो है छुपने छुपाने वाली बात कोई नहीं रखी गई। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय दृष्टिकोण नए कहानीकारों का वर्ण है, यानी जो एक नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर कहानीकारों ने लिखा है और पाश्चात्य जीवन से संबंधित प्रश्नों पर भी विचार किया है। ये विशेषताएं रही हैं नई कहानी की, आप नोट डाउन कर सकते हैं। निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सिसरो और सेनेका को मानते हैं, जो रोम के प्रसिद्ध लेखक थे। इसके बाद में आधुनिक निबंधों की जन्मदाता की बात की तो मानतेन को कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। बामन, आचार्य बामन जो रीति संप्रदाय के प्रणेता है, उन्होंने गद्य को क्या कहा? उन्होंने कहा कि गद्यम कबीनाम निकसम बदंती। क्या कहा? गद्यम कबीनाम निकसम बदंती कहा। निबंध की व्युत्पत्ति बताइए। देखिए, निबंध की शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? देखिए, निबंध व्युत्पत्ति, निबंध की निष्कृति है नि प्लस बंध प्लस घे प्रत्यय, अर्थात निश्चित अर्थेन विषय अधिकृत बंधनम, ये निबंध का व्युत्पत्ति परक अर्थ हुआ। निबंध को बिखरा छितरा चिंतन किसने कहा? लॉर्ड बेकन एक बड़े अच्छे विद्वान हैं, निबंधकार हैं, और अंग्रेजी साहित्य के प्रथम निबंधकार होने का दर्जा प्राप्त है किसको? बेकन साहब को, लॉर्ड बेकन। बेकन इन्होंने कहा निबंधों को क्या कहा? बिखरा छितरा चिंतन जो होता है उसी को निबंध कहा। अगला क्वेश्चन है, विचारात्मक निबंध और वर्णनात्मक निबंध में क्या डिफरेंस होता है, बताएं। क्योंकि विचारात्मक निबंध और वर्णनात्मक निबंध में बहुत सारे अंतर हैं। विचारात्मक निबंध और वर्णनात्मक निबंध में अंतर लिखेंगे। विचारात्मक निबंध में लेखक अपने चिंतन यानी अपने विचार को, अपने थॉट्स को और मनन के फलस्वरूप उत्पन्न विचारों को प्रस्तुत करता है। जो मनन करता है, चिंतन करता है,
उसके द्वारा वो अपने विचार को प्रस्तुत करता है विचारात्मक निबंधों में, उस मुद्दे पर, किसी भी चीज पर जिस पर निबंध लिखा जा रहा है। जबकि वर्णनात्मक निबंध में क्या होता है, किसी घटना का, किसी दृश्य का, किसी वस्तु का विस्तार से वर्णन किया जाए, उसी को वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। जबकि हमारे मनन और चिंतन के द्वारा जो हमारे विचार उत्पन्न होते हैं हमारे दिमाग में किसी वस्तु के प्रति, किसी चीज के प्रति, जब हम उस पर निबंध लिखते हैं तो वही विचार जो होता है वो मतलब कि वो विचारात्मक निबंध होता है। जबकि हम जब उसका वर्णन करते तो वही वर्णनात्मक निबंध हो जाता है। आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम बताइए। देखिए, आधुनिक काल के दो प्रमुख गद्य लेखक हैं। पहले का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी, ठीक है, और दूसरे हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ला दोनों ही बहुत अच्छे विद्वान हैं और निबंध के क्षेत्र में काफी कुछ किया है। शुक्ल जी ने आलोचना के क्षेत्र में काफी कुछ किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पूरा द्विवेदी युग रहा है और शुक्ला जी के नाम पर शुक्ल युग की जो है हिंदी साहित्य में कल्पना, मतलब शुक्ल युग बनाया गया है। कुछ प्रगतिवादी निबंधकारों के नाम लिखिए। देखिए, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर रांगे राघव, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, शिव प्रसाद सिंह, ये सब लोग प्रगतिवादी निबंधकार हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, शुक्ल युग के दो विचारात्मक निबंधकारों के नाम बताएं। बाबू गुलाब राय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये शुक्ल युग के दो विचारात्मक निबंधकार हैं जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से निबंध को जो है श्रीवृद्धि करी। विचारात्मक तथा भावात्मक निबंध लेखकों में एक एक निबंध लेखक का नाम बताएं। देखिए, विचारात्मक निबंध लेखन में अगर बात किया है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का नाम अग्रगण्य है। और जबकि हम बात करें भावात्मक निबंधों की, तो भावात्मक निबंधों के लेखक में जैसे वियोगी हरि जो है, ये भावात्मक निबंधकार है, इमोशनल निबंधकार है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या चुका भैया, प्रश्न है आपका, अज्ञे की कहानी कला पर प्रकाश डालिए। अज्ञे मतलब की सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ, ठीक है, अज्ञे की कहानी कला पर प्रकाश डालिए। आधुनिक हिंदी की कथा और काव्य साहित्य में अज्ञे का व्यक्तित्व अपने में एक पूरा युग को समेट लेता है। सही अर्थों में आधुनिक भावबोध का आरंभ अज्ञे ने ही पहले किया। पुरातत्वविद पिता के साथ भारत में घूम करके, इनके पिताजी पुरातत्ववेत्ता थे, उन्हीं के साथ पूरा भारत में घूमा और संवेदनशीलता के साथ विराट अनुभव प्राप्त करने वाला यह लेखक हिंदी साहित्य को विश्व साहित्य के नए युगबोध के निकट लाने में सबसे अग्रणी और महत्वपूर्ण विद्वान माना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ उपन्यास, कहानी, कविता सभी क्षेत्रों में संवेदना, अनुभूति और शिल्प के विलक्षण प्रयोग अज्ञे ने किया है। इनके उपन्यासों ने हिंदी उपन्यास को बांग्ला तथा अन्य भारतीय भावनाओं के समक्ष वर्ग से प्रतिष्ठित किया। काव्य में प्रयोगवाद के ये सूत्रधार कहलाते हैं, प्रयोगवाद के प्रणेता कहे जाते हैं साहिबाग्य जी। कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, शरत और कुछ पाश्चात्य कहानीकारों के संवेद प्रभाव एवं अपनी मौलिक प्रतिभा के कारण अज्ञे हिंदी के कहानीकारों में भी विलक्षण व्यक्तित्व रखते हैं। अज्ञे की कहानियों में जैसे गैंग्रीन कहानी, रोज कहानी, आकाशदीप, सॉरी आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है, तो रोज कहानी जो जिसको गैंग्रीन कहते हैं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, अज्ञे की फेमस कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है। जेल जीवन, सिपाही की जिंदगी, क्रांतिकारी, विस्फोटक, उग्रवादी, पर्यटक, संवेदनशील, पड़ोसी, सबके व्यक्तित्व उनकी कहानियों में आपको दिखाई पड़ते हैं। रोमांटिक मोहच्छत्रता इनकी कहानियों में क्रमशः दूर हो गई है। व्यक्ति की आहर्ता, बड़े सूक्ष्म स्तर पर बोध इनकी कहानियों में मिलता है। जीवन की सूक्ष्मतम अनुभूतियों के प्रति इतना संवेदनशील कलाकार हिंदी में दूसरा नहीं। इतनी अधिक जीवन साथियों को भोगने, भाषाओं और साहित्य से गुजरने और मानसिक द्वंद्वों का साक्षात्कार अज्ञे ने किया है। वे अपनी किसी भी रचना में, चाहे वह कहानी हो, कविता हो या यात्रा विवरण, एक नई संवेदना का स्तर उद्घाटित करते हैं। कौन? अज्ञे जी। इनकी कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उसका नाम है रोज यानी गैंग्रीन कहानी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए संक्षेप में। रोज यानी गैंग्रीन कहानी का तथ्य बताएं, प्रश्न पूछा सकता है। देखिए, गैंग्रीन रोज कहानी मालती माहेश्वर और उसका बच्चा टीटी है। माहेश्वर एक टीचर होता है, मालती उसकी पत्नी है जो कि कथाकार की जो है दूर की बहन भी लगती है, सखी कहना ज्यादा प्रतीत होता है, ठीक है। और जब वो माहेश्वर चला जाता है ड्यूटी, चूंकि एक डॉक्टर है, पहाड़ी पर उसका घर बना हुआ है, शाम 7 बजे पानी चला जाता है, जब बर्तन मांजने बैठती है तो उसके जो अंतर्मन का जो द्वंद्व है एक कहानी में, एक स्त्री जो घर में रहती है, घर में कोई और सदस्य नहीं है, दीवालों से बात करती है, मतलब उसके लिए कोई है ही नहीं घर में। शाम मीटिंग में जब वो आते हैं
वो भी डॉक्टर साहब, वो भी थके हारे रहते हैं। वो भी कहते हैं कि जब सोने का टाइम है तब तुमको तो बर्तन नहीं साफ है, ये नहीं है, वो नहीं, दुनिया भर का वो ज्ञान बताते हैं डॉक्टर साहब। तो ऐसे में वो एक एक स्त्री के मन की जो अंदर द्वंद्वता है उसको दिखाने का काम किया। खास करके अज्ञे एक मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं, यानी कि अज्ञे पर मनोविश्लेषणवाद का ज्यादा प्रभाव रहा। मनोविश्लेषणवाद पाश्चात्य विचारधारा है एक, जिसको दिया है पश्चिम के ही विद्वान है, उनका नाम है सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड की विचारधारा है और इड, ईगो एंड सुपर ईगो, यानी चेतन अचेतन और अर्धचेतन की बात उन्होंने करी। उन्हीं अंतर्द्वंद की एक कहानी है। आप देखेंगे जैनेन्द्र कुमार की कहानियों में, चाहे आगे की कहानियों में मनोविश्लेषणवाद का गहरा प्रभाव दिखेगा। तो होता यह है कि कहानी यज्ञ की प्रचलित कहानी है। इसमें वैचारिक अंतर्द्वंद है। इसकी नायिका मालती है, जो लेखक के दूर के रिश्ते की
चले आगे बढ़ते हैं, उन भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए व्यंग्य को परिभाषित कीजिए। व्यंग्य किसे कहते हैं? देखिए व्यंग्य को परिभाषित करते हुए उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। डॉक्टर शेरजंग गर्ग कहते हैं व्यंग्य की परिभाषा को देते हुए कि व्यंग्य एक ऐसी साहित्यिक अभिव्यक्ति या रचना होती है जिसमें व्यक्ति अथवा समाज की कमजोरियों को, चाहे समाज की कमजोरी हो या व्यक्ति की कमजोरी हो, उसकी दुर्बलताओं को, कथनी और करनी के अंतरों की समीक्षा अथवा निंदा भाषा की टेढ़ी भंगिमा देकर के अथवा कभी कभी पूर्णतः सपाट शब्दों में प्रहार करते हुए की जाती है। वह पूर्णतः आगंभीर होते हुए गंभीर हो जाती है या हो सकती है निर्दय लगते हुए दयालु हो सकती है। मतलब ये अपनी बातों को कह भी दिया जाएगा और उसके लिए कोई बुरा भी नहीं मानेगा। व्यंग उसी को कहते हैं। व्यंग मतलब कि क्या होता है? एक कहानियों के माध्यम से, किसी कविता के माध्यम से, किसी भी चीज के माध्यम से किसी भी जो है चीजों पर कुठाराघात कर देना। ठीक है, वह आगंभीर है लेकिन वो गंभीर नहीं लगती। निर्दय लगते हुए भी दयालु हो सकती है, प्रहारात्मक होते हुए भी तटस्थ लग सकती है, माखौल लगते हुए भी बौद्धिक हो सकती है, अतिशयोक्ति और अतिरंजना का आभास देने के बावजूद पूर्णतः सत्य हो सकती है। इसके निम्नलिखित भेद होते हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे आप देखिए कुछ अलग अलग चीजों की तरह आपने चीजों को समझा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी चीजों को जान लिया, समझ लिया। ठीक है, तो यही होता है आपका मतलब की क्या नाम है, व्यंग। व्यंग इसी को कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। व्यंग की अगर बात की जाए तो व्यंग मतलब होता है जैसे किसी घटना, किसी मुद्दे के बारे में, या कोई से भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचार को लेकर के निबंध लिख दिया जाए, मतलब कि ये एक कहानी लिख दी जाए जिसमें भ्रष्टाचार के बारे में, उसमें कहानी के माध्यम से उस भ्रष्टाचार की जो समस्या उसको उजागर किया जाए, जैसे कि भोला राम के जीव में हरिशंकर परसाई साहब ने किया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर? चमत्कारिक विनोद वचन, व्याजोक्ति, उपहास, व्याकृति, आक्षेप, ये सब जो है इसके भेद होते हैं। इसके व्यंग के। व्यंग के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? व्यंग के प्रमुख तत्वों की अगर बात की जाए तो व्यंग के कई प्रमुख तत्व हैं, जैसे कि विसंगति, आलोचना, बौद्धिकता, ये सब व्यंग के प्रमुख तत्व हैं। जीवनी और आत्मकथा में क्या डिफरेंस है बताएं? देखिए जीवनी और आत्मकथा में कई अंतर है। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। जीवनी में रचनाकार और नायक अलग अलग व्यक्ति होता है, जबकि आत्मकथा में रचनाकार और नायक की भूमिका एक ही व्यक्ति की होती है। ये बात आप ध्यान रखिए। जीवनी की रचना के लिए निष्पक्षता की जरूरत होती है, जिसमें लेखक जो होता है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, किसी प्रसिद्ध जो है लेखक के बारे में लिखता है जीवनी, तो इसलिए उसको एकदम से क्या तटस्थ होने की जरूरत होती है, निष्पक्षता के साथ लिखता है, कोई गलत चीज ना हो, कोई सही चीज ज्यादा गलत ना हो कोई चीज। ठीक है, आत्मकथा लेखक के लिए स्वयं का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। वो खुद ही अपने हिसाब से चीजों को लिखता है, जो उसको सही लगता है, जो उसको अच्छा लगता है। जीवनी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा होती है, जबकि आत्मकथा अपने ही जीवन की कहानी होती है। ये सब डिफरेंस हो गया, आपने इसको देखा। हिंदी साहित्य के प्रथम आत्मकथा का नाम बताइए। हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा 1641 ईस्वी में लिखी गई। बनारसी दास चतुर्वेदी की आत्मकथा है अर्धकथानक। अर्धकथानक बनारसी दास चतुर्वेदी जी की आत्मकथा है, इसका नाम है अर्धकथानक। यही हिंदी की प्रथम आत्मकथा, इसको होने का दर्जा प्राप्त है। झांसी की रानी किस विधा की रचना है? झांसी की रानी उपन्यास विधा की रचना है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी है। झांसी की रानी उपन्यास का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? झांसी की रानी उपन्यास का प्रकाशन हुआ 1946 ईस्वी में। झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? तो एक ऐतिहासिक उपन्यास है, इसको लिखा वृंदावन लाल वर्मा जी ने। झांसी की रानी का उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है? तो रानी लक्ष्मीबाई स्वयं मनु इनके बचपन का नाम था। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा जी। रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था? मणिकर्णिका इनका पूरा नाम है। रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? इनका नाम था राजा गंगाधर राव नेवलकर। राजा गंगाधर राव नेवलकर इनका पूरा नाम था, किसका? झांसी की रानी जी की जो पति जी थे उनका। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी को प्रमुख पात्र रोशन का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए रोशन की चारित्रिक विशेषता है। लक्ष्मी का स्वागत एक एकांकी है और उसमें रोशन जो होता है उसकी पत्नी मर जाती है, उसका बच्चा बीमार है और उसके जो माता पिता है वो उसकी दूसरी शादी करने के लिए उद्धवत हैं।
क्यों उद्धवत है? क्योंकि उनको लक्ष्मी का स्वागत करना, लक्ष्मी मतलब कि दहेज लेना है, ठीक है? क्योंकि अभी दोबारा शादी हो जाएगी, फिर से दहेज मिलेगा, इसके लिए वो शादी करने के लिए, और एक बड़ी पार्टी आई है, मोटी रकम देने के लिए तैयार भी है शादी के लिए। अभी इसकी जो है चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई इसकी पत्नी की, और तुरंत शादी के लिए रिश्ता लेकर के आ जाना, तो उसी पर रोशन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, रोशन को बहुत ज्यादा बेकार लगता है चीजें। रोशन इस एकांकी का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। वह अत्यंत परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ, धैर्यवान और मानवीय विचारों से पूर्ण एक आधुनिक युवक है। सहन शक्ति की सीमा तक बुजुर्गों का अनुचित प्रलाप सुनकर के वह मौन रह सकता है, किंतु वह उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का साहस भी रखता है। उसके चरित्र की कुछ प्रमुख विशेषताओं का किंचित विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है, यहाँ पर किया गया है। जैसे कि विशेषताएं क्या है? कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा की अगर बात की जाए तो रोशन एक कर्तव्यनिष्ठ युवक है। वह पहली स्त्री तथा उसके बच्चे के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करता। वह रात्रि जागरण करके बड़े कष्ट पूर्वक बीमार बच्चे की परिचर्या करता है। बीमार बच्चा है, खूब तेज बारिश हो रही है, ऐसे में आप देखते हैं उस डॉक्टर को बुलाना हुआ, बच्चा एकदम से बीमार है, ठीक है और दूसरी शादी के लिए इनके माता पिता बार बार उसको फोर्स करते रहते हैं। विनम्रता। रोशन की विशेषता क्या है? विनम्र है रोशन। रोशन एक सीमा तक विनम्र है। माता पिता की बातों को सहने का उसका अभ्यास है, अन्यथा वह कभी भी उनसे अपना रिश्ता तोड़ भी लेता, क्योंकि वो माता पिता की बातों को सहने का जो है सामर्थ्य लगता है, माता पिता की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए उनकी बातों को सुन लेता है, कुछ उसका जवाब नहीं देता है, अन्यथा नहीं लेता अपनी बात माता पिता की बातों का। उसके प्रति उत्तर भी प्रसंग को देखते हुए काफी विनम्र है। जो भी उत्तर देता है माता पिता को बड़े विनम्र भाव से देता है। तो एक आदर्श पुत्र भी है। रोशन एक धैर्यवान युवक है। घर में लगभग अकेला होते हुए भी वह साहस नहीं हारता और धैर्य पूर्वक परिस्थितियों का सामना करता है, ठीक है। इसके अलावा मानवीयता। सियालकोट वालों का रिश्ता स्वीकार करने में मानवीय बाधा पहुंचाती है इसको। उसका पक्ष यह है कि जिस स्त्री से उसे इतना प्रेम था अपनी पत्नी से, जो उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकती थी, उसके अलग होते ही उसकी स्मृति को भुलाया कैसे जा सकता है? यह उसकी मानवीयता का स्पष्ट प्रमाण है कि भाई पत्नी अभी मरी नहीं है और तुरंत मर गई, तुरंत मैं दूसरी जो है स्त्री से शादी कर लूं, तो उस पत्नी के साथ अन्याय होगा कि मैं मेरे मरते तो उसने दूसरी शादी कर ली। इसीलिए जो है यहाँ पर ये चीजें बताई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आधुनिकता। देखिए रोशन इस अर्थ में आधुनिक है कि आंख मूंद करके बुजुर्गों की बात नहीं मानता है। बुजुर्गों की हर बात का विरोध करने की नई जमाने के अनेक युवकों की सी उसकी आदत नहीं है। स्वभावतः वह उनका आदर करता है, किंतु औचित्य और मानवता के मूल्य पर उनका आदर करने के लिए वह तैयार नहीं है। तो इस तरीके से वह कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि वो मानवता के बस में अपने पिता के जो है आज्ञा को नहीं मानता। पिता उसका लालची है, लोभी है, वो दोबारा शादी करने करके फिर से लक्ष्मी का स्वागत करता है। सीढ़ियों से उतरता है, उधर उसका बच्चा मर गया है और वो सीढ़ियों से अपने बच्चे को, मरे हुए बच्चे को लेकर के उतरता है रोशन, और इधर से जो है सगुन सियालकोट का रिश्ता जो आया था इनके घर में, वो सगुन लेकर के इनके माता पिता ऊपर जो है वो सगुन लेकर के ऊपर जाते। तो इधर से एक लक्ष्मी और उधर से एक लक्ष्मी, मतलब कि ये देखिए यही इसीलिए उसका नाम है लक्ष्मी का स्वागत, क्योंकि इसमें जो है एक तरफ जो है व्यक्ति की मृत्यु, इसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और दूसरी तरफ जो है वो लक्ष्मी के स्वागत करने में उनके माता पिता अड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न भैया, भोला राम का जीव कहानी का सारांश लिखिए। देखिए भोला राम कहानी, भोला राम जो है एक व्यंग है, हरिशंकर परसाई की रचना है। हिंदी के काफी अच्छे व्यंगकार है हरिशंकर परसाई। इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भ्रष्टाचारी अधिकारी होती है वो किस हद तक गिर जाते हैं, कितना रिश्वत लेते हैं, और उसके लिए जो है और किसी व्यक्ति की जान भी चली जाए लेकिन फिर भी उसको जो है उसकी चीजें नहीं मिलती हैं। भोला राम का जीव जो है वो यमराज तक नहीं पहुंच पाता है, वो इसी फाइलों में दब करके पड़ा रह जाता है। चित्रगुप्त और पूरा यमराज, पूरा यममंडल, पूरे स्वर्ग के देवी देवता उसको ढूंढने में लग जाते हैं लेकिन नहीं पाते हैं। अंततः नारद जी आते हैं अपना खुद, और उनको बीड़ा अपनी देनी पड़ती है रिश्वत के रूप में उस अधिकारी को। फिर उसके बाद में जाकर के कहीं फाइल भोला राम की उल्टी जाती है, और जब फाइल उल्टी जाती है तो इन्होंने कहा कि भोला राम किसकी, उससे पूछता कि किसकी फाइल खुलवा रहे हो, तो कहा कि भोला राम की। जैसे ही भोला राम नाम सुनता है, भोला राम का जीव, जीव मतलब कि उसकी आत्मा जो मर जाता है भोला राम कहानी में ही शुरुआत में, तो उसका जीव जो है निकल कर बाहर होता है। हाँ, किसने किसने बुलाया, पेंशन आ गई क्या मेरी, पेंशन उसकी रुकी हुई है।
एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक पुरुष है भोला राम, जिसके 2 बेटे हैं, एक बेटी है, एक पत्नी है, और वो 5 साल पहले रिटायर हो चुका है। उसकी पत्नी के तमाम खर्चे हैं, बच्चे के तमाम खर्चे हैं, तो ऐसे में और घर का किराया देना है, घर के किराएदार लगातार उसको कहते घर से निकाल देंगे। ये तमाम प्रकार की बातों को सोच करके भोला राम, अपनी 5 साल से उसकी पेंशन नहीं मिली हुई है। इस तरीके से ऐसे-तैसे अपना घर चलाता रहा, उधार-बाड़ी लेकर के। सारी चीज़ों पर इसकी जो है परिस्थितियाँ इसके प्रतिकूल हो चुकी थी, ऐसे में उसका देहांत हो जाता है, भोला राम का। और यहीं से कहानी का प्रारंभ होता है। प्रस्तुत कहानी भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई की व्यंग्य कहानी है। इसमें भोला राम नामक व्यक्ति के लगातार 5 वर्षों तक पेंशन हेतु संघर्ष करने का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार किस प्रकार पनप रहा है, इसका व्यंग्य शैली में बहुत अच्छा वर्णन हरिशंकर परसाई साहब ने किया है। भोला राम जबलपुर के घमापुर मोहल्ले का निवासी है। उम्र लगभग इसकी 60 वर्ष की थी। उसकी एक पत्नी, 2 लड़के और 1 लड़की है। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो चुका था। मकान का किराया बाकी था। मकान मालिक घर से निकालने ही वाला था। इतने में भोला राम चल बसा, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती भोला राम की। पेंशन नहीं मिल रही थी। सरकारी कर्मचारी और भ्रष्टाचारी अधिकारियों की वजह से यह सब हुआ था कि उसको पेंशन नहीं मिली थी। उसकी फाइल इतनी नीचे दबा दी जाती थी कि आप उस फाइल को नीचे से कब ऊपर आए भगवान ही जाने। व्यंग्य शैली में बताया गया कि भोला राम का जीव सरकारी पेंशन फाइलों में अटका हुआ है। उसका जीव मतलब यमराज के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उसका जीव ले जाकर के वो वहां तक पहुंचा पाए, क्योंकि उसका मन जो है उस अपनी पेंशन में लगा हुआ है कि पेंशन मेरी अभी तक नहीं, 5 सालों से वो दौड़ रहा है, ऑफिस के चक्कर पर चक्कर काट रहा है। कहानी के मध्य में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है, इसका सजीव चित्रण किया गया है। सरकारी धन कैसे भ्रष्ट अधिकारी हड़प जाते हैं और गरीब कमजोर व्यक्ति इसका शिकार होते हैं, इसका वर्णन इस कहानी के माध्यम से किया गया है। अंत में जब भोला राम के पेंशन का कार्य नारद मुनि खुद संभालते हैं, क्योंकि चित्रगुप्त और यमराज जब नहीं पाते हैं, भोला राम के जीव को नहीं ढूंढने को पाते हैं, तो नारद जी खुद जो है सोचते कि मैं इस जीव को ढूंढूंगा और जांच करने निकलते हैं। तो भोला राम की पत्नी ने नारद से कहा, क्या कहा, क्या बताऊं। भोला राम की पत्नी ने, जब नारद भगवान गए उनके घर पे छानबीन करने के लिए, पूछे कि भाई हाँ तुम्हारी पेंशन नहीं आई है, तुम्हारा क्या नाम है, तो नारद पूछे, नारद जी ने उसकी पत्नी से तमाम सारी चीजें पूछी जानकारी के लिए। तो जब पूछते हैं नारद जी, तो वो बताती, पत्नी लिखती है, मतलब पत्नी कहती है क्या बताऊं, ये साथ कहानी का ही वाक्य है, क्या बताऊं। कैसी बीमारी थी, नारद जी ने पूछा क्या बीमारी थी, क्या नाम था, सारी जन, तो उसने पूछा क्या बीमारी थी, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। गरीबी भी एक बीमारी ही है, तो गरीबी की बीमारी थी। 5 साल से पेंशन नहीं मिली। कहां कोई सुनता ही, कहां कोई सुनता ही नहीं है। घर में खाने के फांके पड़ने लगे, जब जो कुछ रखा था सब खत्म हो चुका है। इन्हीं चिंताओं में एक दिन उन्होंने दम तोड़ दिया। किन्होंने, उनके पति ने। आप सिद्ध पुरुष लगते हैं, नारद जी को कहा उसने, यदि पेंशन दिलवा दो तो बच्चों का गुजारा हो जाए, ऐसा वो पत्नी कहती है नारद ऋषि से। कहती है आप सिद्ध पुरुष लगते हैं, आप ही पेंशन दिलवा देते किस तरीके से, सोर्स वगैरह लगवा करके, तो बच्चों का गुजर बसर हो जाता। वो तो चले गए। जांच करने के बाद जब नारद कार्यालय गए और बड़े साहब से मिलते हैं, तो उन्होंने कहा, बड़े साहब चूंकि रिश्वत चाहते थे, तो बैरागी आदमी, बैरागी संत महात्मा पहुंचे महती नाम की बीड़ा को बजाते हुए नारद मुनि। इनको क्या पता कि ये रिश्वत चलता है ऑफिस में, ठीक है। जब नारद पहुंचते हैं रिश्वत वो लेकर के, तो कहा था वो साहब बाबा, आप हैं भैया बैरागी आदमी, दफ्तरों के रीति रिवाज आपको नहीं पता है कि दफ्तर का रीति रिवाज क्या होता है, ऑफिस में क्या क्या चलता है, कैसे चलता है, टेबल के नीचे वाली मुद्रा चलती है। यहां भी कुछ दान पुण्य करना पड़ता है। इन्हीं की भाषा में, नारद जी की भाषा में समझाने का प्रयास किया जो है ऑफिसर ने, अधिकारी ने, कि यहाँ पर भी कुछ दान पुण्य करना पड़ता है। जैसे आपके मंदिरों में या फिर जहां पर जाते हैं दान पुण्य होता है, ऐसे ही सरकारी ऑफिस में भी कुछ दान पुण्य करना पड़ता है। सरकार के पद पर बैठे हो मूर्ख, तुमको सरकार सैलरी देती है, और जब तुम उस पद पर बैठ करके तुमको 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। एक व्यक्ति गरीब है जो किसान है, उसका कोई कार्ड बनवाना, उसके लिए तुम जो है उसके लिए घूस लेते हो। किसी की कुछ स्थापित करना है, उसके लिए तुम घूस लेते हो। कोई कार्ड बनवाना, मतलब सब में घूस चल रहा है। आप सोचो कि इतना जब सरकार पैसा तुमको दे रही, इतना कमा रहे हो, गरीब आदमी 100, 200, 300 रुपया दिहाड़ी करता है, और उससे तुम 300 रुपया, 400 रुपया लेकर के, और तुम अपने आप को बड़े तीरंदाज समझते हो। उससे कुछ नहीं होगा। आपकी तबीयत खराब होगी, आपका बच्चा बीमार होगा, आपको आह लगेगी, तमाम सारी चीजें होंगी, ठीक है।
ऐसे में आपको किसी का एक पैसा भी खाना नहीं चाहिए। और ऐसे में आप देखते तो यही चीज होती है, जब भाई आपको सरकार चीजें दे रही है तो भी आप क्यों दूसरे के पैसे, दूसरे का रिश्वत क्यों ले रहे हो? आप उसी सरकारी पे काम करें। तो जब वैसी बताई तो उन्होंने कहा कि कुछ दान पुण्य यहाँ भी करना पड़ता। साहब ने कहा कुछ वजन रखिए, वजन मैंने कुछ पैसा वैसा रखिए हमारे हाथ में। वजन के रूप में नारद जी की बीड़ा ही रखवा ली, क्योंकि कहा कि मेरी बिटिया का कल जो है कंपटीशन है कहीं पर संगीत वगैरह में, बीड़ा मुझे खरीदनी थी, अभी ड्यूटी से जाकर के जाता तो बीड़ा खरीद कर ले जाना था, यही बीड़ा में दे दो आप। नारद जी ने बीड़ा दे दी। तब कहीं फाइल देखी जाने लगी, भाई फाइल उल्टी आने लगी। ठीक है, बड़े साहब ने जोर से पूछा नारद से कि क्या नाम? तो बड़े साहब ने नाम पूछा, नारद जी ने ऊंची आवाज में कहा कि भोला राम। कौन सी फाइल है भैया? भोला राम, ऐसे बोला नारद जी ने। जैसे इतना नौवा सुनिस भोला राम भैया ना, भोला राम तुरंत आप भोला राम का जीव जो था छटपटाते हुए निकला उसी से। जीव भोला राम का जीव से आवाज आई, क्या आई? फाइल से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? डाकिया आया है क्या चिट्ठी लेकर के? पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? ऐसे मर गया बेचारा। 5 साल तक घसते घिसते दौड़ते दौड़ते ऑफिस के चक्कर काटते काटते एक सामान्य जनता एकदम से चकनाचूर हो गया। अंतोगत्ता वो मर गया। मरने के बाद भी यमराज की इतनी हैसियत नहीं कि वो उसके जो है जीव को वहां ऊपर ले जा सके। आप सोचो, एक व्यंग ही तो है ये पूरे समाज पर। हरशंकर परसाई का बड़ा जबरदस्त व्यंग है। तब नारद जी ने कहा, क्या तुम भोला राम के जीव हो? फाइल से आवाज आई, हाँ मैं भोला राम का जीव हूं। और इस तरीके से कहानी। कहानी में भले ही किसी की सच्चाई ना हो, सच्चाई कईयों की सच्चाई है, किसी एक व्यक्ति की सच्चाई नहीं है। ये उस आम जनता की सच्चाई है जिसको हर दिन ठगा जाता है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा। हर बच्चा सोचता है कि हम उस पद पर होंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। आजकल के नए अधिकारी जो बन रहे कुछ घूस पात कम ले रहे हैं, लेकिन पहले के अधिकारी एकदम से जितना नौकरियां जो होती सरकारी नौकरियां वह घूस से चलती रही कुछ दिन पहले। आज की 10 साल पहले 20 साल पहले इतनी करो, सोचो सरकारी नौकरी भी घूस से चल रही थी, तमाम सारी चीजें। तो अब शायद लगभग में बंद हुआ बहुत सारी चीजें। आगे देखते हैं एकांकी को परिभाषित। एकांकी क्या होता है बेटा? एक अंक की नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव कहते हैं कि किसी तथ्य, किसी अनुभूति या विचार के किसी महत्वपूर्ण अंश का एक अंक अथवा एक अथवा अनेक दृश्यों में प्रभावपूर्ण तरीके से नाट्य अभिव्यंजन ही एकांकी होता है। एकांकी में एक ही अंक होता है, दृश्य 2-3 हो सकते हैं, मंचन होता है, बस एक छोटी सी रचना होती है। ठीक है, जबकि नाटक जो है इसका बड़ा भाई होता है। नाटक में 3-4 अंक होते हैं, 8-9 दृश्य होते हैं, तो नाटक बड़ी घटना होती है। जबकि उसी घटनाक्रम का एक अंश या दृश्य का कुछ भी एक घटना का कोई अंश होता है जिसको मात्र 2-3 दृश्यों के माध्यम से नाट्य अभिव्यंजन के द्वारा दिखा देना होता है, वही होती एकांकी। हिंदी की पहली एकांकी एक घूट एकांकी है, 1929 में प्रकाशित हुई, जयशंकर प्रसाद की। हिंदी की पहली एकांकी होने का गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न, रिपोर्टाज। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। यह गद्य की नवीनतम विधाओं में से एक है, जिस रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हथतंत्री के तार झंकृत हो उठे और उन्हें भूल ना सके, उन्हें उसे रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज रिपोर्ट नहीं होती, इसे पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखी जाती है, वो रिपोर्ट नहीं होती। उस रिपोर्ट में बस केवल तथ्यों की यथावत जानकारी होती है। जबकि रिपोर्टाज में क्या होता है, उसी घटना का कलात्मक ढंग से एक साहित्यिक शैली में विवरण प्रस्तुत किया जाता है। सत्य तथ्य तो जानकारी होती है, लेकिन एक जबरदस्त तरीके से। रिपोर्ट में केवल यथातथ्य वर्णन होता है, रिपोर्टाज में कथ्यों को कलात्मक और भावपूर्ण ढंग से लिखा जाता है। इस रचना विधा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ और हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार को भेंट वार्ता, इंटरव्यू भी कहते हैं। साक्षात्कार भी प्रतिष्ठित विधा है। कैसी विधा? साक्षात्कार एक प्रतिष्ठित विधा है। इसके लिए इंटरव्यू, भेंट वार्ता, अंतरंग वार्ता, परिचर्चा, ये तमाम प्रकार के हिंदी में शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंटरव्यू में लेखक किसी व्यक्ति से साक्षात्कार करने के बाद किसी निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उसके बारे में पाठकों तक जानकारी पहुंचाता है। यानी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं इनसे मिला पदम सिंह शर्मा कमलेश जी ने। किससे मिले थे? पदम सिंह शर्मा कमलेश सूर्यकांत त्रिपाठी नराला जी से मिले थे
और मिल करके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करी थी, इंटरव्यू लिया था उनका और उसको लिख दिया था एक रचना के माध्यम से। आपके पाठ्यक्रम में संकलित है कि मैं इनसे मिला, पदम सिंह शर्मा कमलेश जी मिले थे, किससे? निराला जी से मिले थे, और उनके दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, इसलिए दो के बीच में बातचीत हुई थी, इसलिए भेंट वार्ता नहीं, मिलने के बाद में जो वार्ता होती है उसी को भेंट वार्ता कहते हैं, उसी को साक्षात्कार या उसी को हम इंटरव्यू कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये भी जब साहित्यिक ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है कलात्मक तरीके से, तो वही चीज हम उसको हम साक्षात्कार कहते हैं। अगला प्रश्न, डायरी, दैनंदिनी कहते हैं हिंदी में, इसको दैनिकी भी कहते हैं, दैनंदिनी भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि साहित्यकार अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों को, अपने विचारों को लेखनीबद्ध करने के लिए प्रायः डायरी लिखते हैं। डायरी में प्रतिदिन के यानी कि डेली का डेली जो निरीक्षण होता है लेखक का, उसके जो अनुभव होते हैं लेखक के, उनके जो कार्य होते हैं उनका ब्यौरा लिखा जाता है लेखक का, ठीक है, खुद के बारे में। इसमें निजी विचार यानी खुद के विचार होते हैं उस लेखक के, उसके निजी के भाव होते हैं खुद के, और प्रतिक्रियाओं की प्रधानता होती है, वो किसी मुद्दे पर, किसी घटना पर, किसी भी चीज पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, कैसा रिस्पॉन्स देता है एक लेखक, वो अपने बारे में उस डायरी में लिखता है। डायरी में अपनापन होता है, इसीलिए इससे उसके लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है। डायरी में क्या होता है? अपनापन होता है। तो जिस लेखक ने डायरी को लिखा है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे कि एक लेखक की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध की डायरी है, तो उससे उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यात्रा वृत्तांत क्या है? यात्रा वृत्तांत बताएं। देखिए, यात्रा वृत्तांत एक छोर निबंध को तो दूसरा छोर संस्मरण को स्पष्ट करता है। यात्रा वृत्तांत बहुत समय से लिखे जाते रहे हैं। पाहियान जैसे भारत में आया, चीनी यात्री है, ठीक है, हुएन सांग है, इत्सिंग है, इबन बतूता है, अल्बरूनी है, मार्को पोलो है, ये सब व्यक्ति ऐसे जो कि भारत में आते रहे और इन्होंने यात्रा के दौरान जो कुछ चीजें इनको अच्छी लगी उसको लिखते रहे, अपनी अपनी यात्राओं के बारे में लिखा। यात्री को यायावर कहा जाता है, घुमक्कड़ भी और बंजारा भी कहते हैं। आधुनिक युग में यात्रा वृत्तांत को ही साहित्य में स्थान मिला है, यात्रा मतलब यहाँ यात्री अपनी यात्रा विवरण में यात्रा के प्रभाव, यात्रा की प्रतिक्रियाएं और संवेदनाओं को भी अभिव्यक्त करता चलता रहता है। जैसे कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा को लिखा है, रचना है पंडित राहुल संकीर्त्यान जी ने, और हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत के प्रबल विद्वान के रूप में पंडित राहुल संकीर्त्यान जी ही आते हैं, ठीक है, महापंडित राहुल संकीर्त्यान। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, आत्मकथा किसे कहते हैं? देखिए, स्वयं लिखी अपनी जीवनी को आत्मकथा कहते हैं, अर्थात जब कोई लेखक, साहित्यकार या अन्य कोई व्यक्ति कलात्मक और साहित्यिक तरीके से स्वयं अपनी जीवनी लिखता है, अपने बारे में लिखता है, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा से यह अपेक्षा की जाती है कि उसमें सत्य का अंश अधिक हो और लेखक ईमानदारी से अपने जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन करे। उसने अपने जीवन की जो घटनाएं हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, अब उसको सही से लिखना चाहिए, ठीक है। कभी चूंकि इसमें कभी कभी लेखक जो होते हैं अपनी बुराइयों को छुपा लेता है, केवल अच्छाइयों को दिखाता है। जीवनी क्या है? देखिए, जीवनी आत्मकथा से थोड़ी भिन्न विधा है। जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं। आत्मकथा लेखक की अपनी कथा होती है, जबकि जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा होती है, अर्थात व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का किया गया वर्णन जीवनी कहलाता है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। जीवनी लेखक को आत्मकथा लेखक से अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि आत्मकथा की चूक को केवल लेखक ही पकड़ पाता है कि क्या गलती हुई है, जबकि जीवनी की चूक को बहुत सारे व्यक्ति पकड़ पाते हैं। जैसे अमृत राय जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं, उन्होंने जीवनी लिखी किसके बारे में? अपने पिताजी के बारे में, कलम के सिपाही नाम से, ठीक है। तो कलम का सिपाही जो जीवनी है वो किसने लिखी है? अमृत राय ने लिखी है। कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को, क्योंकि उन्होंने अपने कलम से बहुत सारी चीजें करी, जैसे कि 300 से अधिक कहानियां लिखी, उपन्यास बहुत सारे लिखे, ठीक है, गोदान, गबन, करबला, ऐसे तमाम प्रकार के निबंध लिखे, कहानियां लिखी हैं। आगे देखिए, संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण, देखिए, स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखे गए लेख को संस्मरण कहते हैं। यात्रा साहित्य भी इसी के अंतर्गत आता है। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की प्रवृत्ति भी माना जाता है। ऐसे कार्यों को स्मारक निबंध भी कहा जाता है। मोटे तौर पर संस्मरणों को स्वविशेषता के तहत लिया जा सकता है, लेकिन संस्मरण और आत्मचरित के दृष्टिकोण के बीच एक बुनियादी अंतर है। आत्मकथा के लेखक का मुख्य उद्देश्य अपनी जीवन का वर्णन पूरा करना होता है। इसमें कहानी का मुख्य पात्र लेखक स्वयं होता है। लेखक का दृष्टिकोण भिन्न होता है। जो संस्मरण होता है उस लेखक के जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको लेखक को याद रह जाती है, लेखक के हृदय में वो चीजें याद रह जाती है, उसी को संस्मरण कहते हैं। तो जैसे गिल्लू नाम का एक संस्मरण लिखा है महादेवी वर्मा जी ने, आपके पाठ्यक्रम में संकलित। उसमें होता यह है कि वो उसमें एक गिल्लू गिलहरी का बच्चा है, उसके बारे में महादेवी वर्मा जी लिखती हैं, जो उनके साथ बैठ करके खाता है, उसी उनके साथ चलता है, तो उसी के बारे में लिखती हैं। संस्मरण और रेखा चित्र के बारे में समझ लें।
प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए संस्मरण और रेखा चित्र, संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से बिल्कुल घनिष्ठ संबंध रहा है। एक की सीमा कहां से खत्म होती है और कहां की दूसरे से प्रारंभ हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी मिलते हैं, रेखा चित्रात्मक संस्मरण भी, यानी कि कुछ ऐसे हैं जिसमें संस्मरण तो है लेकिन वो रेखा चित्र होते हैं जिसमें संस्मरण से रिलेटेड है। कुछ रेखा चित्र जिसमें संस्मरण संबंधित है, तो दोनों होते हैं, यानी मिले जुले रूप होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे महादेवी वर्मा जी का जितना भी लेखन आपको मिलेगा, महादेवी वर्मा जी का जितना भी आपको मिलेगा रेखा चित्र या संस्मरण, उसमें लगेगा कि ये रेखा चित्र है कि संस्मरण है, चूंकि दोनों की विशेषताएं उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी यह नियत करना कठिन हो जाता है कि उनकी अमुक रचना यानी कौन सी रचना रेखा चित्र है महादेवी जी की और कौन सी रचना संस्मरण है। फिर भी दोनों में अंतर है। रेखा चित्र में जहां चित्र का महत्व अधिक होता है, संस्मरण में स्मृति का महत्व अधिक होता है। संस्मरण में अतीत की घटनाओं को देखा जाता है, जबकि रेखा चित्र में अतीत की अनिवार्यता को नहीं देखा जाता। अतीत का मतलब वर्तमान भी लिख सकते हैं इसमें। संस्मरण लेखक निजी संबंधों एवं अनुभवों को आधार बनाता है, रेखा चित्र में ऐसे आधार की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। यानी रेखा चित्र क्या होता है, रेखा चित्र में कोई ऐसे संबंधों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि संस्मरण लेखक निजी संबंध और जो अनुभव होते हैं उसके जीवन से रिलेटेड जो उसको याद रह जाते हैं उसको लिखता है। अगला प्रश्न, रेखा चित्र शब्द की व्युत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए। देखिए रेखा चित्र शब्द की व्युत्पत्ति अंग्रेजी की स्केच शब्द से हुई है, जो अंग्रेजी की स्केच शब्द के हिंदी रूपांतरण है। इसे शब्द चित्र या व्यक्ति चित्र या तुलिका चित्र, चित्रलेख, भित्ति चित्र भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम रेखा चित्र किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम रेखा चित्र श्री राम शर्मा कृत बोलती प्रतिमा को माना जा सकता है, जिसका प्रकाशन 1937 में हुआ था। ठीक है, रेखा चित्र का प्रवर्तक पूछा जाए तो किसको मानते हैं बेटा? रेखा चित्र का प्रवर्तक माना जाता है हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार पद्म सिंह शर्मा कमलेश को रेखा चित्र का प्रवर्तक माना जाता है। उनके द्वारा रचित पद्म पराग हिंदी रेखा चित्र का जन्म माना जाता है वहीं से। ठीक है, इन जो पहली रचना होने का गौरव प्राप्त है किसको प्राप्त है? श्री राम शर्मा की रचना बोलती प्रतिमा 1937 में लिखी गई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शुक्ला एडी पॉइंट यूट्यूब चैनल, बीए करिकुलर यूट्यूब चैनल और को करिकुलर मास्टर, इन तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें।